students, a very good morning to you. How are you? I hope you all fine. So students, we are continuing discussion of question answers of chapter 5 of class 12. So today we will discuss another question that is related to Mendelian cross. जैसे कि आपको पता है, मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, तो देखते हैं कि आज का ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है कि कैसे आपको पता चलेगा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या फिर मेंडेलियन क्रॉस को ये फॉलो कर रहा है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़नी है ढंग से। इन सर्टन mammals, erect ears are dominant over drooping ears. In a cross between the two types, out of the 4 offsprings produced in the F2 generation, 3 had erect ears and 1 had drooping ears. Work out the cross to show the genotype of parents. So this is the question, and this question tells us about 2 characters. One is your erect ears. In case of some mammals means कुछ mammals में suppose गाय का एग्जांपल ले लेते हैं, हम गाय का ले लेते हैं। कुछ गाय में इरेक्ट ईयर है और कुछ में ड्रूपिंग ईयर। इरेक्ट ईयर का मतलब होता है सीधे कान, मतलब कान जो है वो सीधा रहता है। ड्रूपिंग मतलब जो कान है वो ऐसे झुका हुआ सा रहता है। ड्रूपिंग मतलब झुका हुआ और इरेक्ट मतलब सीधा। तो कुछ mammals के इरेक्ट ईयर है और कुछ के ड्रूपिंग मीन्स झुका हुआ कान है। तो इन ए क्रॉस बिटवीन द 2 टाइप्स, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है तो 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चारों में से 3 जो है उनके सीधे कान है और एक का ड्रूपिंग है मीन्स झुका हुआ कान है। तो उसको हमें क्रॉस के थ्रू शो करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इरेक्ट ईयर है, इरेक्ट ईयर, इसको हम लेते हैं डोमिनेंट। ठीक है, और डोमिनेंट के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई एंड कैपिटल ई लेके। ये लेटर हमने डोमिनेंट के लिए चूज किया। दूसरा ड्रूपिंग ईयर, और इसके लिए हम ले रहे हैं जो कि ये रिसेसिव है, इसके लिए हम लेंगे स्मॉल ई, क्योंकि ये मेंडेलियन क्रॉस को फॉलो कर रहा है। तो क्रॉस करते हैं आप कैपिटल ई इनटू स्मॉल ई। जैसे कि आपको पता है ये ये डिप्लॉयड पेरेंट है, ये भी डिप्लॉयड है मीन्स having 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो इसमें से आएगा एक ई और इसमें से आएगा एक ई, ये बना जाइगोट और ये हो गया आपका F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का अगर हम फिनोटाइप देखेंगे तो ये क्या दिखेगा हमें, इरेक्ट ईयर। मतलब ये जो ममल है, इसका जो ऑफस्प्रिंग बना, जो बच्चा आया, उसका कान जो है वो सीधा है, इरेक्ट। तो हमें पूछा है कि चार कैसे मिलेगा F2 जनरेशन में। F2 तभी मिलेगा जब हम F1 के प्रोजेनी के बीच में क्रॉस कराएंगे। अगेन सेल्फ क्रॉस बिटवीन द F1 प्रोजेनी, सेल्फ क्रॉस बिटवीन द F1 प्रोजेनी। सो सेल्फ क्रॉस करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो कैपिटल ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई स्मॉल ई। जब इनके बीच में क्रॉस होगा कैपिटल ई विथ कैपिटल ई, देन कैपिटल ई स्मॉल ई, तो हम लिख सकते हैं ऐसे कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, देन स्मॉल ई कैपिटल ई। तो हम पहले कैपिटल लेटर को ले लेते हैं लाइक दिस। फर्स्ट वी विल गेट कैपिटल ई, सेकेंड कैपिटल ई स्मॉल ई, थर्ड कैपिटल ई स्मॉल ई, फोर्थ जो है वो है स्मॉल ई। अब हम इसका फिनोटाइप लिखते हैं। फिनोटाइप हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर के हिसाब से लिखा जाता है। तो ये क्या है, ये इरेक्ट है, ये भी इरेक्ट है, क्योंकि बताया था अगर एक भी डोमिनेंट लेटर है तो उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर को हम लिखेंगे, तो इसलिए मैंने इसको भी इरेक्ट लिखा। अब ये भी इरेक्ट है और ये ड्रूपिंग है। ठीक है, तो हमें 4 पेयर के कैरेक्टर मिल गया, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ। 3 मिला हमें सीधे कान वाले जाइगोट्स और ऑफस्प्रिंग्स, और 1 मिला हमें झुका हुआ कान मीन्स ड्रूपिंग ईयर। अब हमें क्वेश्चन पूछा था वर्क आउट द क्रॉस, हमने क्रॉस कर लिया। अब क्रॉस करने के बाद इसका फिनोटाइप लिखते हैं। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप इरेक्ट इज टू ड्रूपिंग। सो
इरेक्ट 3:1। अगर हम इसका जीनोटाइप लिखते हैं तो इसके जीन में क्या है, जीनोटाइप, इसको ऐसे लिखेंगे, कितनी बार कैपिटल ई आया है, is2, कितनी बार कैपिटल ई स्मॉल ई आया है, is2, कितनी बार स्मॉल ई आया है। तो ये आया एक बार, ये आया 2 बार, ये आया एक बार, इसलिए 1:2:1। तो ये हो गया जीनोटाइप। अब इस क्रॉस को हमें दिखानी है पुनेट स्क्वायर के अंदर, जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पे मैं पुनेट स्क्वायर बना देती हूँ। ये पुनेट स्क्वायर है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है मेल और फीमेल हम शो करते हैं, ये साइन मेल का है और ये साइन फीमेल का है। यहाँ पे कैपिटल ई स्मॉल ई के साथ कैपिटल ई स्मॉल ई को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या, ये कैपिटल ई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैपिटल ई, फिर ये कैपिटल ई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कैपिटल ई स्मॉल ई, ये स्मॉल ई इस कैपिटल ई के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम पहले कैपिटल लेटर लिखेंगे ताकि हमें आसानी हो, और दूसरा स्मॉल ई, ये है पुनेट स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, हमें पूछा था इन सर्टन नॉर्मल्स, कुछ नॉर्मल्स में इरेक्ट ईयर्स आर डोमिनेंट ओवर ड्रूपिंग ईयर्स। इरेक्ट ईयर्स जो है वो डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, ड्रूपिंग ईयर्स के ऊपर। एंड इन ए क्रॉस बिटवीन द 2 टाइप्स आउट ऑफ द 4 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, इन चारों में से 3 बोल रहा है इरेक्ट है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये 3 जो है ये इरेक्ट है, 3 इरेक्ट और 1 ड्रूपिंग ईयर है एंड 1 हैड ड्रूपिंग ईयर। वर्क आउट द क्रॉस। तो आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो पहले पढ़ना है, पढ़ के ये देखना है कि आपको पूछा क्या है और क्या गिवन है। हमें यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर गिवन है, तो हम इस क्रॉस को आराम से कर सकते हैं। ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, इसमें इस टाइप का तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा, उस दिन भी मैंने बोला था कि पक्का आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपको जितने भी अवेलेबल है आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं खुद आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस सेंड करूंगी, आप उसके आंसर्स सॉल्व करके मेरे को भेजना। अभी मैं दोबारा से एक चीज़ रिपीट करना चाहती हूँ जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कब आएगा, कोई बात नहीं, हमारा काम है आपको समझाना, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। एंड वी आर ऑलवेज रेडी to solve your problems. So students, now let's continue pedigree analysis again. Pedigree analysis, फिर से मैं बोल रही हूँ, इसमें आपको कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि आपको पता है मेल का साइन ये होता है, फीमेल का साइन ये होता है, ये अनअफेक्टेड का साइन होता है। दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, दिस इज अनअफेक्टेड। अगर मेल अफेक्टेड है तो मेल को हम ऐसे दिखाएंगे, अगर मेल अफेक्टेड है तो मेल को हम ऐसे दिखाएंगे, ये अफेक्टेड मेल है। अगर फीमेल अफेक्टेड है तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि पता है पेडिग्री एनालिसिस के दौरान 2 टाइप का होता है, एक तो या तो डोमिनेंट होगा डिजीज, एक डोमिनेंट, दूसरा होगा रिसेसिव। फिर से एक होगा सेक्स क्रोमोसोमल और एक होगा ऑटोसोमल। जो भी होगा आपका इसी से रिलेटेड होगा, आइदर सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, ठीक है। तो मतलब जो हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें जो डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस के दौरान, या तो वो डिजीज डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा, या फिर डोमिनेंट में ऑटोसोमल भी हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोमल भी हो सकता है, रिसेसिव में सेक्स क्रोमोसोमल भी हो सकता है और ऑटोसोमल भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको हीमोफीलिया का बताया था, मैं अभी कलर ब्लाइंडनेस का बताती हूँ। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें भी फीमेल कैरियर होता है, फीमेल इज द कैरियर, फीमेल इज द कैरियर। मीन्स फीमेल कलर ब्लाइंड एक्सप्रेस नहीं करेगा, पर कर भी सकता है। कब करेगा? जब दोनों जीन सेम होंगे, मतलब फादर से भी कलर ब्लाइंड वाला कैरेक्टर आएगा और मदर से भी आएगा, उस केस में एक्सप्रेस कर सकता है। पर इसमें ये अफेक्ट होने का चांस इसका कम रहता है फीमेल का। तो अफेक्ट कौन होता है? मेल। मेल
अफेक्टेड। कलर ब्लाइंडनेस में मेल होता है अफेक्टेड, फीमेल होता है कैरियर। और कैरी करता है किसके थ्रू? एक्स क्रोमोसोम के थ्रू, क्योंकि आपको पता है फीमेल के पास होता है XX और मेल के पास होता है XY। अगर एक फीमेल XC, एक चीज और ध्यान रखिए, आप कुछ भी लिख देते हैं, अगर कलर ब्लाइंड है तो आप C साइन का डिनोट करो, आप C साइन से। अगर हीमोफीलिया तो यहाँ पे H लो। और एक बात, अगर आप सेक्स क्रोमोसोमल दिखा रहे हो पेडिग्री चार्ट के अंदर, अभी मैं बताऊंगी, सपोज फॉर एग्जांपल मैं अभी कलर ब्लाइंडनेस का दिखा रही हूँ पेडिग्री के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो मेल है ये अफेक्टेड है, तो इसके लिए आप कुछ भी ABC ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, आपको XY लिखना है क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोमल है। तो यहाँ पे लिखोगे XCY, इसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा XCY। अगर इसका XCY है, हम इसी से ही वाक्यों का निकाल सकते हैं, ये अनअफेक्टेड है क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये कौन सी डिजीज है? रिसेसिव सेक्स क्रोमोसोमल। सेक्स क्रोमोसोमल का मतलब होता है ये सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू इनहेरिट होता है, तो सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसलिए हम पहला जनरेशन को अफेक्टेड नहीं दिखा सकते, तो दूसरा जनरेशन को अफेक्टेड दिखाया हमने ये। तो ये वाला जो कलर ब्लाइंड वाला कैरेक्टर ये कहाँ से आया है? फीमेल से आया है, XCX, और ये नॉर्मल XY। तो यहाँ पे मैंने C क्यों लिखा? क्योंकि ये कैरियर है, इसलिए कलर ब्लाइंड इसमें है। फिर से ये दोनों में चांसेस है कलर ब्लाइंड होने की। क्यों? क्योंकि याद रखना, जब जो X क्रोमोसोम आता है ऑफस्प्रिंग में, हो सकता है नॉर्मल वाला भी आए, हो सकता है कलर ब्लाइंड वाला भी आए, पर अगर फादर कलर ब्लाइंड है, सपोज मैं दूसरा इसका जनरेशन बनाती हूँ, इसकी शादी होगी किसी और से और इसके 2 बच्चे होंगे, दोनों के दोनों लड़कियां हो। अब जब दोनों लड़कियां हुए, ये दोनों के दोनों हर हाल में पता है कलर ब्लाइंड को कैरी करेंगे। कैसे कैरी करेंगे? क्योंकि जब एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है, एक फीमेल चाइल्ड जब फॉर्मेशन होता है, तो फादर से हर हाल में एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, और अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड है तो दोनों लड़कियों को भी कलर ब्लाइंड आएगा, पर वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि फीमेल में ये होता है रिसेसिव। फीमेल एक्सप्रेस कब करेगा? जब दोनों, मतलब फादर से भी और मदर से भी कलर ब्लाइंड कैरेक्टर आएगा, तभी जाके एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे बेटा याद रखो, ये XY है और ये XCX है। क्यों XC लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास जो X क्रोमोसोम आया है वो फीमेल से आया है, और कलर ब्लाइंड वाला आया है, नॉर्मल नहीं आया है। फिर इनमें हो सकता है आया हो, नहीं आया हो, आया भी होगा तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसलिए मैंने नहीं दिखा रखा। आप चाहो तो दिखा सकते हो, पर इसको अफेक्टेड नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि यहाँ पे मेल नॉर्मल है। अगर मेल को कलर ब्लाइंड हम करेंगे तो डिसऑर्डर, ये जो डिजीज है ये रिसेसिव है, तो हम पहले जनरेशन को अफेक्टेड नहीं दिखा सकते, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दूसरे जनरेशन को दिखाया, और यहाँ पे मैंने जो जीनोटाइप लिखा ऐसे लिखा क्योंकि हमेशा जब एक लड़की फॉर्मेशन होती है, जब एक गर्ल चाइल्ड पैदा होता है, तो उसके जो फादर है, फादर से एक्स क्रोमोसोम ही आता है, क्योंकि फादर के पास XY होता है, Y जाएगा तो लड़का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लड़की है तो फादर से X आया है, और क्योंकि फादर का X क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड को कैरी करता है, तो ये भी ये कलर ब्लाइंड वाला कैरेक्टर लेके आएंगे, क्योंकि फीमेल शो नहीं करता, डिजीज को एक्सप्रेस नहीं करता हेट्रोजाइगस केस में, तो इसलिए एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको और एक चीज याद रखनी है, फीमेल विल नॉट एक्सप्रेस कलर ब्लाइंड कैरेक्टर when it is heterozygous। हेट्रोजाइगस मीन्स जब दोनों के दोनों जीन्स अलग अलग हो। पर ये कब एक्सप्रेस करेगा? फीमेल विल एक्सप्रेस कलर ब्लाइंड, फीमेल
will express color blind when it is homozygous. क्लियर स्टूडेंट्स? फीमेल कलर ब्लाइंड एक्सप्रेस नहीं करेगा जब वो हेटेरोजाइगस होगा, पर एक्सप्रेस करेगा कब? जब होमोजाइगस होगा। तो होमोजाइगस होने का चांसेस कम रहता है, फिर भी इसमें फीमेल अफेक्ट हो सकता है। पर हीमोफीलिया में क्या है? हीमोफीलिया में फीमेल अफेक्ट नहीं होता, अगर अफेक्ट होता है तो वो सर्वाइव नहीं करता है। और हीमोफीलिया और इसमें सिमिलरिटी ये है, इसमें दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम ही कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर सिमिलरिटी पूछेगा तो बोथ मीन्स बोथ हीमोफीलिया एंड इन कलर ब्लाइंड द कैरियर इज एक्स क्रोमोसोम, बट अफेक्टेड मेल गेट अफेक्टेड whereas carrier is female. So this is the pedigree of sex chromosomal recessive disorder. फिर से अगर आपको ऑटोसोमल देता है तो आप सेक्स क्रोमोसोम को चूज मत कीजिए, उस केस में आप ए बी कुछ भी ले लीजिए। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप कोई भी लेटर चूज कर रहे हैं तो वो लेटर ऐसा होना चाहिए जैसे कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है। तो ऑटोसोमल में अगर डोमिनेंट होगा तो आपको पहला जनरेशन दिखानी है, अफेक्टेड दिखानी है, अगर नहीं रिसेसिव होगा तो आपको दूसरा तीसरा जनरेशन दिखानी है। ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल जानने के लिए जैसे कि बताया था, सेक्स क्रोमोसोमल में एक पर्टिकुलर सेक्स अफेक्ट होता है और ऑटोसोमल में एक बोथ मीन्स मेल एंड फीमेल विल गेट एक्सप्रेस। इन केस ऑफ सेक्स क्रोमोसोमल में एक पर्टिकुलर सेक्स अफेक्ट होता है, ऑटोसोमल में दोनों मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों का चांसेस इंक्रीज हो जाता है अफेक्ट होने का। बट यहाँ पे कलर ब्लाइंड में अगर मैं चाहूँ तो एक जनरेशन में दोनों को अफेक्ट दिखा सकती हूँ। कैसे दिखा सकते हैं हम दोनों को अफेक्ट? एक मेल को भी दिखा सकते हैं हम, एक फीमेल को भी दिखा सकते हैं। सपोज इसको मैं अभी दिखाऊंगी, ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फादर नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अफेक्टेड नहीं दिखा सकते। अगर हम दूसरे जनरेशन के पास आएंगे, यहाँ पे आएंगे, हम इस लड़की को अफेक्ट दिखाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ है। कैसे है? अगर ये इसकी जो शादी हुई है और एक किसी और लड़की से, इसमें अगर कलर ब्लाइंड है तो XCX है, और जब ये फीमेल जाइगोट बना है तो यहाँ पे चांसेस रहता है 50% चांस रहता है। अगर इसका कलर ब्लाइंड वाला क्रोमोसोम आएगा तो ये कलर ब्लाइंड को एक्सप्रेस करेगा, अगर नॉर्मल आएगा तो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हीमोफीलिया के केस में ये एक्सेप्शन नहीं है, बट पेडिग्री के थ्रू अगर हम दिखाएंगे तो वो डेथ ही हो जाता है, नॉर्मली बताया था मैंने, जब फीमेल हीमोफिलिक होता है। फिर भी आप चाहे तो दिखा सकते हैं, पर हमेशा याद रखना अगर डिजीज रिसेसिव है तो आपको पहला जनरेशन में हाईलाइट नहीं करना है, इसको हमेशा ही ऑन अफेक्टेड दिखानी है, ठीक है। और ऑटोसोम्स के लिए जैसे कि बताया था मैंने, आपको चूज करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सिकल सेल एनीमिया का लिया था, तो ऑटोसोमल के लिए सपोज ये फीमेल है और ये मेल है, और यहाँ पे इनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। अब इसमें से ये हो गया फीमेल अफेक्टेड और इसमें ये हो गया मेल अफेक्टेड और फीमेल अफेक्टेड। तो ये कैसे पॉसिबल है? पहले तो सीधा, क्योंकि दोनों टाइप के सेक्स एक ही जनरेशन में अफेक्टेड है, आप लिख देना ऑटोसोमल। फिर क्योंकि यहाँ पे पहला जनरेशन अफेक्टेड है, ये जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है, इसमें दोनों सेक्स अफेक्टेड है तो इसको ऑटोसोमल, और पहला जनरेशन एक्सप्रेस कर रहा है इसलिए ये डोमिनेंट। फिर जीनोटाइप पूछेगा, हमेशा याद रखो बेटा, कोई भी ऑटोसोमल डिजीज तभी डोमिनेंट होगा जब वो होमोजाइगस होगा। इसलिए हमेशा आप चाहे लेटर कुछ भी चूज करो, अगर बी चूज कर रहे हो तो इसको कैपिटल लो, आंख बंद करके ऐसे लो। अगर इसको आपने कैपिटल लिया तो इसको हेटेरोजाइगस लोगे, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर? तो हमेशा अफेक्टेड को आप सेम लेटर चूज करोगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि बोलना क्या है और हमें करना क्या है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस मैं दूंगी रिटर्न में,
उसको आपको सॉल्व करके भेजनी है। नहीं आता है कोई बात नहीं, आप मिस्टेक्स करो, मिस्टेक्स करोगे तभी सही होगा। हमारा काम है आपको सुधारना, और आप गलती करो, गलत करके भेजो, दैट्स नॉट मैटर, वी विल सॉल्व दिस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिखाया, डाईहाइब्रिड सिखाया, टेस्ट क्रॉस सिखाया, बैक क्रॉस सिखाया, पेडिग्री एनालिसिस सिखाया। अब कल से हम 6 चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो ये आपके लिए आज लास्ट था इसका रिवीजन, और रिटर्न क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे।